हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे और हमारा मनोबल बढ़े, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे और टॉपिक ला सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुप्रभावी जीन या बहुप्रभाविता। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुप्रभावी जीन या बहुप्रभाविता, इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस क्रिया को बहुप्रभाविता कहते हैं। यानी ऐसे जीन, सामान्य रूप से आप लोगों ने अभी तक मेंडल में ये देखा है कि एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन कई ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कि एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उनको बहुप्रभावी या प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। तो इस प्लियोट्रॉपिक शब्द को लेकर के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक जीन अगर एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। अच्छा, बहुप्रभावी जीन जो होता है वो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन वो सभी लक्षणों पर समान नियंत्रण नहीं रखता है। यानी एक लक्षण है जो जिसको वो विशेष रूप से प्रभावित करता है, अन्य सभी लक्षणों को वो उतने विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो जिसको विशेष रूप से प्रभावित करता है उसको मेजर इफेक्ट कहते हैं और जिसको कम करता है उसको माइनर इफेक्ट कहते हैं। इसकी अंग्रेजी में परिभाषा हमने लिख दी है कि जीन विच कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, यानी जीन जो नियंत्रित करता है एक से अधिक लक्षणों को, इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन एंड दिस जीन शोज मल्टीपल फेनोटिपिक इफेक्ट, यानी ढेर सारे लक्षण प्रारूप को प्रभावित करता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसका उदाहरण क्या है। तो उदाहरण ये हमने कई लिए हैं, जिसमें से पहला उदाहरण है ये ड्रोसोफिला मक्खी है, जो जिसको ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर कहते हैं, जिस पर जेनेटिक्स के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो इसमें एक इसको पंख को लेकर के लक्षण है जिसमें कि एक लॉन्ग विंग है यानी लंबा पंख है और एक जो है अवशेषी पंख है। तो ये अवशेषी पंख एक रिसेसिव जीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह रिसेसिव जीन समयुग्मजी अवस्था में रहता है, तो मुख्य रूप से इसके पंख को प्रभावित करता है। तो ये मेजर इफेक्ट में आता है, यानी मुख्य प्रभाव में ये अवशेषी पंख को बना देता है, यानी वेस्टिजियल विंग्स को ये बनाता है। लेकिन अगर यह रिसेसिव जीन वेस्टिजियल विंग को बना दिया तो इसके साथ साथ यह अन्य लक्षणों को भी प्रभावित करता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करता है। तो ये जननांगों की संरचना को प्रभावित करता है, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसको भी प्रभावित करता है। शरीर की लंबाई कम हो जाती है, यानी लॉन्गेविटी जो होती है शरीर की लंबाई पर प्रभाव डालता है। पंख के ब्रिस्टल्स, यानी जो पंख होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे रोए होते हैं, तो इन्हीं को ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये पंख के ब्रिस्टल्स को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ ये अंडे के निर्माण में कमी लाता है, अर्थात यही एक जीन उसमें अगर समयुग्मजी अवस्था में रहता है ये अप्रभावी जीन, तो उस फ्रूट फ्लाई में यानी ड्रोसोफिला में अंडे के निर्माण की संख्या भी कम हो जाती है, अर्थात रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ एग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जीन के द्वारा 1, 2, 3, 4, 5 यानी एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया जा रहा है या नियंत्रित किया जा रहा है, तो इस जीन को बोलेंगे बहुप्रभावी जीन। अब इसके बाद दोस्तों बहुप्रभावी जीन का दूसरा उदाहरण है मटर का एक जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 1 पर उपस्थित है। इस एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण नियंत्रित किए जा रहे हैं। यही जीन फ्लावर कलर का निर्माण कर रहा है, यानी पुष्प का रंग बना रहा है। वही जीन बीज का रंग यानी सीड कोट कलर का निर्माण कर रहा है। वही जीन पत्तियों के अक्ष पर लाल धब्बे का निर्माण यानी रेड स्पॉट ऑन द लीफ एक्साइल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एक जीन के द्वारा यह 3 लक्षणों का नियंत्रण हो रहा है। तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहेंगे, अर्थात एक जीन और बहुलक्षण को प्रभावित करे। अब इसके बाद मनुष्य में इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो इसका उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिक्किल सेल एनीमिया। ये क्या है शॉर्टकट में हम बना देते हैं, इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि आरबीसी को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में
जो ग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बना होता है, जिसमें बीटा चेन में 6वें स्थान पर सामान्य रूप से ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। उसकी जगह पे उत्परिवर्तन के कारण वैलिन आ जाता है, जिसके कारण उस हीमोग्लोबिन में खराबी आ जाती है। तो इस हीमोग्लोबिन में उत्परिवर्तन जब हो जाता है तो उसको हीमोग्लोबिन एस से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। ए फॉर एडल्ट है यहाँ पे एस फॉर सिक्ल सेल है। तो इसके कारण आप देख सकते हैं कि कितने लक्षण, मुख्य रूप से ये त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ये मुख्य लक्षण है। अब इसके कारण अन्य क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो आरबीसी का आकार हंसिया हो जाता है, इसीलिए इसको दांत अरक्तता कोशिका कहते हैं, यानी हंसिया के जैसे हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन, त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन हो गया, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना। तब क्या होगा कि ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी ऊतकों के पास ऑक्सीजन कम जाएगा, तो इसी के कारण क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। इसी को कहते हैं कमजोर परिसंचरण। तो कमजोर परिसंचरण हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऊर्जा उत्पादन कम होगा, जिसके कारण थकावट होगा, सर दर्द होगा, बुखार होगा, पीलिया होगा, और इसके साथ साथ हृदय और वृक्क में समस्या आने लगती है। अब यहाँ पे इस रोग कारण एक पॉजिटिव होता है कि इस सिकल सेल एनीमिया वाले आरबीसी पर मलेरिया की एक प्रजाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यह आक्रमण नहीं कर पाती है, जिसके कारण यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से यह त्रुटिपूर्ण आरबीसी सुरक्षित हो जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ रहता है, उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आक्रमण नहीं कर पाता है, अर्थात रोग नहीं कर पाता है। अब इसके साथ साथ अन्य लक्षण क्या प्रभावित होते हैं कि जो सामान्य हमारी आरबीसी होती है वो सक्रिय रुधिर वाहिनियों से गुजर जाती है, लेकिन यह सक्रिय रुधिर वाहिनियों से सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है तो यह आरबीसी हंसियाकार होने के कारण इन सक्रिय रुधिर वाहिनियों से गुजर नहीं पाती है। और इसके साथ साथ कई अंग जैसे हड्डी है, किडनी है, हार्ट है, स्प्लिन है, ये सबका विकास प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक यह जीन इतने लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से यह भी बहुप्रभावी का उदाहरण है। अब इसके अलावा अन्य कई उदाहरण हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम है, सिस्टिक सिंड्रोम है। सिंड्रोम जितने लगभग हैं वो सब बहुलक्षणी होते हैं, और यह मुख्य रूप से क्या होता है कि बहुएलीलवाद का विपरीतार्थी होता है। यानी बहुएलीलवाद में क्या होता है कि एक लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कई जीन भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, एक जीन कई लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। और बहुएलीलवाद में क्या होता है कि कई जीन मिल करके एक लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे कि ये बहुएलीलवाद का विपरीतार्थी है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि बहुप्रभावी जीन क्या है, यानी प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है। अगर एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करे तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे, और इसको इस दशा को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन और प्लियोट्रॉपी, तो ये दोनों अंतर क्लियर रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार कंपटीशन में आता है कि इफ वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, तो इसको प्लियोट्रॉपिक कंडीशन या प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।